छात्रों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, हिंदी विभाग, बहेज स्मारक महाविद्यालय बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से आज हम हमारी कक्षा बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी और पेपर क्रमांक 2 और इस पेपर का नाम है नाटक तथा एकांकी। इसकी कक्षा हम आज आरंभ कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने इस पेपर नाटक तथा एकांकी इस पेपर के अभ्यासक्रम पर हमने चर्चा की थी। तो अभ्यासक्रम के आधार पर हमने पिछले वीडियो में एक नाटक धरती आबा जो कि बिरसा मुंडा पर आधारित है और 5 एकांकियां, इस पर हमने चर्चा की थी और उन 5 एकांकियों में से हम आज एक एकांकी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नाटक और एकांकी पे फिर से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पाठ्यक्रम में एक नाटक है धरती आबा और 5 एकांकियां। तो 5 एकांकियों के लिए ये पुस्तक है एकांकी संकलन और इस एकांकी संकलन में कुल 10 एकांकियां हैं। तो 10 एकांकियों में से पहले 5 एकांकियों को ही हमको इस पाठ्यक्रम में देखना है। प्रथम सत्र के लिए 5 एकांकियां हैं इसमें और द्वितीय सत्र के लिए 5 एकांकियां। तो हम यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने अपने पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी और जिनमें से 5 एकांकियां थी सीमा रेखा, पृथ्वीराज की आंखें, अशोक वन, नए मेहमान और रीढ़ की हड्डी। तो हम आज रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका को देखने वाले हैं। तो रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका को हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले संक्षिप्त में नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है ये हम पहले यहाँ पर देख लेंगे। नाटक जो होता है इसकी कथानक, इसके पात्र, इसकी घटनाएं, उसकी समय सीमा अधिक होती है। समय सीमा अधिक है इसलिए पात्र अधिक है, कथानक बड़ी होती है, संवाद अधिक होते हैं। जैसे कि 3 घंटे की हम पिक्चर देखते हैं तो वो हो गया है नाटक। और एकांकी का मतलब क्या हो जाएगा? तो एकांकी जैसे कि हम फिल्मों में या टेलीविज़न पर धारावाहिक देखते हैं तो समझो आधे घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का होता है, वो समझो एकांकी। नाटक और एकांकी में अंतर ये है कि नाटक बड़ा होता है जिसके लिए पात्र अधिक, घटनाक्रम अधिक, संवाद अधिक, और एकांकी का समय सीमा या काल जो होता है कम होता है, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जिसके लिए कथानक छोटी, उसके पात्र सीमित, और पात्र सीमित हो गए तो संवाद अपने आप कम हो जाएंगे। इसलिए कम समय सीमा में ये एकांकी बनाई जाती है। और दूसरी बात यहाँ पर जहाँ एक से अनेक अंक होते हैं उसको हम नाटक कहते हैं और जहाँ पर केवल और केवल एक ही अंक होता है उसको हम एकांकी कहते हैं। वरना नाटक और एकांकी दोनों विधाएं एक जैसी है क्योंकि दोनों का संबंध सबसे पहले रंगमंच से है, उसमें फिर चरित्र से है, पात्रों से है, कथानक से है और अभिनय से। इसलिए नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो समय सीमा से, पात्रों से, घटनाक्रम से अंतर होने के कारण नाटक और एकांकी में हम अंतर देखते हैं। मोटे तौर पर हम इसको आसानी से और कैसे समझेंगे? तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक उद्यान है, एक बगीचा है जिसमें अलग अलग पेड़ पौधे, फूल, वृक्ष, बेली, वल्लभ, बेल, सब प्रकार के अच्छे बुरे फूल पौधे आ जाते हैं। वो हो गया है समझो नाटक। नाटक में अनेक पात्र, अधिक पात्र होने से अच्छे बुरे अलग अलग स्वभाव के पात्र हमको देखने को मिलते हैं। जबकि नाटक छोटा है तो कम पात्र होते हैं। तो नाटक की उपमा हम, जैसे कि नाटक की उपमा हम उद्यान से देंगे तो एकांकी की उपमा हम एक गमले से देंगे कि एक गमले में किसी एक ही विशिष्ट पौधे को लगाया जाता है, विशिष्ट पुष्प का सुंदर पौधा, कुछ गुणकारी पौधा, ऐसा हम लगाते हैं। तो गमला यानी कि एकांकी और उद्यान यानी कि जैसा कि नाटक। दूसरा फिर एक सरल उदाहरण लेंगे हम कि एक ऐसी बड़ी सी विशाल नदी जिसका पात्र बड़ा है और वो नदी का पात्र बड़ा इसलिए बन गया है पात्र कि उसमें अनेक नदियां आकर समाहित हो जाती है, अनेक नदियां मिल लेती है, इसलिए नदी का पात्र बड़ा हो जाता है। जैसे गंगा नदी है
या फिर हम ऐसा देखेंगे गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ पर संगम है, ऐसी जगह जिसको हम नाटक कहेंगे। और एकांकी का मतलब एक छोटी सी नदी, छोटा सा झरना, छोटा सा एक खिलखिलाता चल रहा एक छोटा सा पानी का स्रोत, उसको हम एकांकी कहेंगे। तो हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि नाटक में एक से अनेक घटनाएं होती है, इसलिए एक से अनेक अंक होते हैं, और एकांकी में केवल और केवल एक ही घटना होती है या एक ही विषय वस्तु होता है, इसलिए कम समय में एकांकी खेली जाती है। तो नाटक और एकांकी दोनों विधाएं लगभग समान हैं, कुछ हद तक दोनों में भिन्नता पाई जाती है, वो है समय सीमा, घटनाक्रम, चरित्र चित्रण, पात्र, ये कम होते हैं और नाटक में अधिक होते हैं, इसलिए नाटक और एकांकी में अंतर है। वरना दोनों विधाएं रंगमंच से जुड़ी है, दोनों विधाओं में संवाद है, दोनों विधाओं में चरित्र चित्रण है, दोनों विधाओं में उद्देश्य है, दोनों विधाओं में कथानक विषय वस्तु है, सभी समान है, सिर्फ समय सीमा में अंतर है। तो अब हम यहाँ पर एक एकांकी देखने वाले हैं। 5 एकांकियों में से हम केवल यहाँ रीढ़ की हड्डी एकांकी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो है हम यहाँ पर देखते हैं 16 जुलाई 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा गांव के पास हुआ। हम यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी को नाटक के क्षेत्र में एक हस्ताक्षर मानते हैं। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं और नाटकों के साथ साथ उन्होंने कई एकांकियां भी लिखी है। ये यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, इनका एक बहुत ही एकांकी संग्रह है भोर का तारा, उससे ये एकांकी ली हुई है। लेकिन इनके कई नाटक हैं, कई एकांकियां हैं, लेकिन सबसे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में देखेंगे। तो ये इन्होंने एमए किया है, उसके बाद हम देखते हैं विदेश से पढ़ाई करके वाशिंगटन से ये आए हैं, और फिर 1971 से 73 तक दिल्ली में कृषि मंत्री के हिंदी सलाहकार के रूप में ये रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कई नाटक एकांकियां लिखी, आकाशवाणी पर इन्होंने कार्य किया, बहुत सारे इन्होंने, और इनको बचपन से ही अभिनय का शौक था, बचपन से ही ये छोटे मोटे प्रहसन लिखे इन्होंने, नाटक लिखे इन्होंने। इनका एक बहुत ही उत्कृष्ट नाटक है कोणार्क, जो कि 1951 में लिखा हुआ है। शारदिया है, पहला राजा है, दशरथ नंदन है, रघुकुल रीति है, ये सभी नाटक है इनके। भोर का तारा एकांकी संग्रह है जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ। ओ मेरे सपने, मेरी श्रेष्ठ एकांकी, घोंसले, खिड़की की राह, कबूतर खाना, ये भाषण, ये एकांकी संग्रह है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भोर का तारा, इस एकांकी से ये रीढ़ की हड्डी एकांकी ली गई है, लेकिन रीढ़ की हड्डी लेखक ने 1939 में ही लिखी थी, बाद में ये प्रकाशित यानी कि संग्रह में आई 1957 में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी ये एकांकी जो है, ये एक सामाजिक एकांकी है। सामाजिक एकांकी का मतलब होता है समाज को सही दिशा देने वाली, समाज को एक संदेश देने वाली, समाज में कुछ ऐसी कुप्रथाएं होती है, समाज में कुछ दोष होते हैं, समाज में कोई बुराइयां होती है, उनको दूर करने के लिए उन पर प्रहार करती हुई कुछ एकांकियां होती है कि समाज को सही राह दिखाने वाली ऐसी एकांकियां। तो उनमें से ये एक सामाजिक एकांकी है। जैसे कि एकांकी के कई प्रकार होते हैं, पौराणिक एकांकी होती है, ऐतिहासिक एकांकी होती है, हम देखते हैं कि एकांकियों के कई प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पर हम फंतासी एकांकी होती है, हम देखते हैं कि धार्मिक एकांकी होती है, राजनीतिक एकांकी होती है, लेकिन ये जो है सामाजिक एकांकी है। सामाजिक एकांकी समाज को प्रेरणा देने वाली, समाज को सुधारने वाली, समाज को संदेश देने वाली। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट एकांकी है जो कि एक स्त्री के गरिमा को लेकर, स्त्री के अस्तित्व को लेकर, स्त्री के स्वाभिमान को लेकर लिखी गई एकांकी है। तो सबसे पहले कभी भी हमको नाटक हो, एकांकी हो, कहानी हो, कविता हो, चाहे कोई भी साहित्यिक विधा हो, उसके शीर्षक को समझना जरूरी है। जब हम शीर्षक समझते हैं तो अपने आप उसमें से अधिकांश बातें हम समझ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी बच्चे छात्र सोचेंगे ये क्या है।
रीढ़ की हड्डी का मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो सामान्य तौर पर हम रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है कि हमारे मानवीय शरीर में रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा हिस्सा है जो इंसान को सीधे खड़े रहने में, टाइट खड़े रहने में, पीठ को सपोर्ट करने को, शरीर को सपोर्ट करने को मदद करता है। अगर से मानवीय शरीर में रीढ़ की हड्डी ना होती तो इंसान सीधे तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता, उसकी स्थिति जानवरों जैसी, औंधे वो हो जाता, झुका हुआ वो हो जाता। हम बूढ़े लोगों को देखते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, वो धीरे 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 झुकने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी का बैलेंस जो है कुछ कम हो जाता, कुछ तकलीफ से, कुछ एक्सीडेंट से, कुछ वजह से कि उनकी तकलीफ होने से वो सीधी तरह से खड़ा नहीं हो पाते। तो इंसान के मानवीय शरीर में रीढ़ की हड्डी बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको सीधा खड़ा करने के लिए। और हम देखते हैं कि जो युवा व्यक्ति है वो सीधा सीना तान कर नहीं खड़ा रह रहा है, सीधा तान कर नहीं चल रहा है, तो लोग उसको उपहास उड़ाते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये सीधा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी झुकी हुई होती है। इंग्लिश शब्द उसके लिए है बैकबोन। तो हम देखते हैं हमारे युवा पीढ़ी में बहुत सारे लोग जो होते संकुचित वृत्ति के होते हैं। तो कभी कभी महिलाओं में ये संकुचित वृत्ति अधिक रूप में पाई जाती है कि जो टाइट या सीधा सीना तानकर वो अपने आप को पूरी तरह से अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा झुक कर रहना चाहिए, कोई मुझे नाम रखेगा, कोई मुझे कुछ कहेगा, क्योंकि स्त्री को लाज, हया, शर्म, लज्जा इसमें रहना चाहिए। तो ये घर के लोग जब ऐसा बोलते हैं तो लड़कियों में धीरे 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 वो बातें ऐसी महसूस होने लगती कि वो झुक कर चलने लगती है। ये नहीं होना चाहिए कि ये रीढ़ की हड्डी टाइट खड़े रहने का, सीना तान कर रहने का इंसान का ये स्वाभिमान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए हम टाइट खड़े रहते हैं, गर्दन उठाकर खड़े रहते हैं, सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर खड़े रहते हैं। तो वैसे ही समाज में हर किसी को सर उठाकर रहने की अधिकार है। सर उठाकर खड़ा रहना, सीना तान कर खड़ा रहना, स्वाभिमान से खड़ा रहना, ये अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को है। लेकिन हमारे समाज में अधिक से अधिक पुरुषों को ही ये हिस्से में मिला हुआ है कि वो सीना तान कर खड़ा है। लेकिन नहीं, स्त्री भी जो है सीना तानकर, सर उठाकर खड़ी रह सकती है, क्योंकि सीना तानकर या फिर सर उठाकर खड़े रहने का मतलब है यहाँ पर स्वाभिमान से खड़े रहना। और स्वाभिमान का मतलब होता है कि जो महिला या जो पुरुष जो चरित्रवान है या फिर वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो एक यानी कि उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, सज्जन है, तो वो अपना गर्व से जो है गर्दन उठाकर, सीना तानकर समाज में चलता है। कुछ लोग चरित्रहीन होते हैं, उन पर लांछन लगे हुए होते हैं, उन्होंने कुछ पाप किया हुआ होता है, कुछ गलत कार्य किया हुआ होता है, तो समाज से मुंह छिपाते हुए झुककर वो चलते हैं, किसी से नजरें नहीं मिला सकते। तो ये लोग जो होते हैं समाज में दोषी होते हैं, समाज के दोषी होते हैं, इसलिए वो अपने आप को यानी कि समाज के काबिल नहीं समझते या समाज उनको अपना काबिल नहीं समझता, तो ये गर्दन झुका कर चलते हैं या सर थोड़ा सा झुक कर चलते हैं। तो हमारे समाज में स्त्री हो या पुरुष दोनों को सर उठाकर गर्व से सम्मान पूर्वक चलने का अधिकार है। तो यहाँ लेखक ने जिस तरह से पुरुष सर उठाकर चलता है, सीना तान कर चलता है, तो एक स्त्री का भी अधिकार है कि उसकी भी रीढ़ की हड्डी है और वो भी सीना तानकर गर्व से, सम्मान से, स्वाभिमान से समाज में जी सके। तो रीढ़ की हड्डी में ये एकांकी का शीर्षक का अर्थ आप समझ गए होंगे कि हमको समाज में कैसा रहना चाहिए, चरित्रवान सज्जन बनकर, अच्छा इंसान बनकर, और अपने आप को अच्छा इंसान साबित करने के लिए हम सर उठाकर यानी कि चलते हैं। तो यहाँ एक युवती है जिसका नाम है उमा। इस एकांकी में बहुत कम पात्र है, 5 ही पात्र है। उमा है, एक पढ़ी लिखी युवती है, उसके पिता है राम स्वरूप, उसकी माता है प्रेमा। ये तीनों एक मध्यम परिवार के हैं, पढ़े लिखे सुशिक्षित है, और एक शंकर नामक युवक है और उसके पिता जो है गोपाल प्रसाद इस एकांकी में है। उसके बाद एक निम्न पात्र है, यहाँ पर निम्न का मतलब होता है छोटा सा पात्र, यहाँ पर रखा गया है रतन नाम का एक नौकर जो कि राम स्वरूप जी के घर में काम करने वाला है।
तो हम यहाँ पर नाटक एकांकिका में ये देखते हैं कि आरंभ में एकांकिका की शुरुआत कैसी होती है। तो शुरुआत की कथानक कुछ इस तरह से है कि उमा नाम की लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, और जब लड़का किसी लड़की को देखने के लिए आता है तो हम भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय रीति रिवाज के अनुसार हम देखते हैं कि लड़की वाले किस तरह की तैयारियों में लग जाते हैं। तो किस तरह से उमा और उसके घर वाले, उमा नहीं उसके घर वाले लड़के के आवभगत के लिए, लड़के के पिता के आवभगत के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, ये एकांकी ये दर्शाती है कि लड़की वाले किस तरह से अपने आप को छोटा समझते हैं और लड़के वालों को बहुत बड़ा समझते हैं, उनका आवभगत करते हैं। शादी ब्याह में हम देखते ही है कि कैसे कैसे बड़े बड़े शादियां होते होते रुक जाती है, टूट जाती है कि लड़के वाले अचानक ही कोई मांग कर देते हैं, क्योंकि वर पक्ष को हमेशा महत्व दिया जाता है। तो वर पक्ष जो है लड़के वाले हैं तो उनको ही महत्व दिया जाता है, लड़की वालों को क्यों नहीं। यही मुद्दा यहाँ पर लेखक ने उठाया है। तो इसको हम विस्तार से दूसरी कक्षा में देखेंगे। आज हम यहीं पर इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आज हमने इसके संक्षिप्त में नजर डाली है, दूसरी वीडियो में पूरी कथानक पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार।